नमस्कार। आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खबरों की जो अभी तक सुर्खियां बनी हुई हैं या वो खबरें जिन पर आज दिन भर सबका फोकस रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की करेंगी शुरुआत। अभियान का मकसद साल 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना। प्रधानमंत्री ने 2018 में 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश को टीबी मुक्त बनाने का किया था आह्वान। दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन जारी। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता प्रगति मैदान के आसपास भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में होंगे शामिल। दस दिनों के गणेश उत्सव का आज हो रहा है समापन। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए खास इंतजाम। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अभियान का लक्ष्य 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे। ऑनलाइन कार्यक्रम में राज्य और जिला स्वास्थ्य प्रशासन, कॉरपोरेट्स, उद्योग, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने की है, जिससे टीबी के उपचार में लोगों की सहायता की जा सके और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाई जा सके। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रपति निक्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगी। ये पोर्टल टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने 2018 में 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया था। और आपको बता दें कि अब आप टीबी मरीज को गोद ले सकेंगे और उनके लिए आपको पोषण आहार भेजने होंगे। गोद लेने वाले को निक्षय मित्र कहा जाएगा। टीबी मरीज को व्यक्तिगत, संस्थान, जनप्रतिनिधि गोद ले पाएंगे। फिलहाल करीब 9 लाख टीबी मरीजों को गोद लिए जाने को लेकर सहमति बनी है। लोक भागीदारी को बढ़ाना प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नितेंद्र, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अब से थोड़ी देर बाद 12 बजे राष्ट्रपति पीएम टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत करेंगी। साथ ही साथ निक्षय पोर्टल 2.0 को भी लॉन्च करेंगे और इसके पीछे मकसद ये है कि 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है और इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए। केंद्र सरकार अपने स्तर पे जो टीबी के मरीज है उनको हर महीने 500 रुपया देती है पोषण के लिए, साथ ही साथ फ्री में उनको दवा मिलता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसमें इस अभियान का मकसद ये है कि इसमें जन भागीदारी को जोड़ा जाए, समुदाय को जोड़ा जाए और इसके लिए से ये शुरुआत होगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी जनप्रतिनिधि टीबी मरीज को गोद ले सकेंगे। व्यक्तिगत स्तर पे अगर मैं चाहूँ तो मैं भी एक टीबी मरीज को गोद ले सकता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई संस्थान किसी ब्लॉक को, किसी जिला में जितने भी टीबी मरीज है उनको भी गोद ले सकते हैं। गोद लेने के बाद करना क्या होगा, जो निक्षय पोर्टल है उस पर जाना होगा, आपको क्लिक करना होगा वहाँ पर और आपको डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक या फिर उसकी चयन करना होगा और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपका संपर्क जुड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको कॉल करेगा और बताएगा कि आप कितने लोगों को, कितने मरीज को गोद लेना चाहते हैं और जितने पर आप सहमति जताएंगे उनसे आपको कनेक्ट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आप उनको पोषण युक्त
किट देंगे और ये किट क्या पोषण किस तरीके से हो इसकी जानकारी निक्षय पोर्टल पे दी हुई है और इसको पूरी तरीके से हैदराबाद का जो पोषण संस्थान है उसने तैयार किया है। उस किट में रहेगा दूध के से जुड़े हुए प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो पनीर हो, दाल है, अंडा है और पोषण युक्त आहार होगा और आपको हर महीने एक तरह से खाना उनको भेजना है पोषण आहार। और इसका जो खर्च आकलन किया गया है, एक महीने में करीब करीब 1,000 रुपया खर्च बैठेगा एक पर्सन को एक महीने के लिए। और आप 1 साल, 2 साल और 3 साल तक के लिए उनको गोद ले सकते हैं और लगातार आप संपर्क में रहेंगे, उनसे मरीज को फ़ोन भी करेंगे कि आप दवा समय पर लेते हैं कि नहीं, आप जो समय पर खाना खाते हैं कि नहीं, और जो आप खाना भेज रहे हैं उनको जो खाने का किट भेज रहे हैं वो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और इसके पीछे मकसद ये है कि अगर आप किसी मरीज को गोद लेते हैं तो आपका जुड़ाव रहेगा, भावनात्मक जुड़ाव रहेगा और आप फॉलो करेंगे। साथ ही साथ मरीज के तरफ से अगर देखा जाए तो उनको ये लगेगा कि हाँ, हमारा कोई देखभाल करने वाला है, हमारी कोई केयर करता है। वो भी अपना जो समाज में उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जब हम जानते हैं कि टीबी मरीजों के साथ अक्सर ऐसा सुनने में आता है, तो वो भेदभाव भी दूर होगा और साथ ही साथ जल्द से जल्द वो रिकवर करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि टीबी एक तरह से अगर कुपोषण के शिकार जो लोग होते हैं या जिनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, ऐसे लोग ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। तो ऐसे में उनको अगर दवा तो सरकार दे ही रही है फ्री में, अगर बेहतर उनका पोषण मिलेगा तो वो जल्द से जल्द ठीक होंगे। अभी तक के आंकड़ा के हिसाब से अभी हम अगर आज की डेट की बात करें तो 13 लाख टीबी का मरीज है देश भर में और उनमें से 9 लाख मरीजों ने सहमति दी है कि हाँ, उनको गोद लिया जा सकता है। क्योंकि बाकी जो 4 लाख करीब 4-5 लाख मरीज है वो सक्षम है अपने खान पान को लेकर के, पोषण को लेकर के, इलाज को लेकर के, तो उनको ज़रूरत नहीं है। और एवरेज हम देखते हैं कि हर साल 20 से 25 लाख टीबी के मरीज देश में आते हैं। तो एक बहुत छोटा आंकड़ा है और अगर हम सब मिलकर के गोद लेंगे तो निश्चित तौर पे जल्द से जल्द वो स्वस्थ भी होंगे और टीबी के जो संक्रमण के जो चेन है उसको तोड़ने में मदद मिलेगी। खासतौर पे ये जो पोर्टल है निक्षय पोर्टल, उस पर डैशबोर्ड पे आप लगातार लाइव अपडेट होता रहेगा। मान लिया आज से जैसी शुरुआत होगी तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अपने जो ब्लॉक है पालिताना ब्लॉक गुजरात में, उसमें करीब 98 टीबी का मरीज है, उनमें से 15 मरीज को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गोद लेने वाले हैं, कल उन्होंने बताया था। तो 15 मरीज वो लेंगे। अगर हम चाहे तो हम भी ले सकते हैं, आप चाहे तो आप भी ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, संस्थान ले सकता है। और एक बहुत ही अलग तरह का एक अभियान है ये और इसमें राष्ट्रपति इसकी शुरुआत करने जा रही हैं और तमाम देश के जितने भी राज्यपाल हैं वो इससे जुड़ेंगे और राज्यों में राज्यपाल इस अभियान की निगरानी करेंगे और वो इससे संबंधित उनको किया गया है कि वो निगरानी लगातार इसको करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक नए तरह का अभियान है और इसके पीछे मकसद है कि लोक भागीदारी जुड़े और जल्द से जल्द भारत जो है टीबी मुक्त हो। क्योंकि 2030 तक एसडीजी गोल तय किया गया था कि 2030 तक दुनिया टीबी मुक्त हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम 5 साल पहले इस लक्ष्य को हासिल करेंगे और 2025 तक भारत ने लक्ष्य रखा है। और इस अभियान के पीछे मकसद भी यही है कि भारत जल्द से जल्द टीबी मुक्त हो। और 9 लाख कोई ज़्यादा आंकड़ा नहीं है, 130 करोड़ की आबादी हमारे देश में है और बहुत ऐसे लोग हैं, संस्थान हैं जो टीबी के मरीजों को गोद लेने के लिए आगे आएंगे और हम देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। नितेंद्र, जैसा कि आपने भी बताया हमारे दर्शकों को, दरअसल जो सतत विकास का जो लक्ष्य था उसके अनुसार 2030 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ये आह्वान किया था कि 5 साल पहले यानी कि 2025 तक ही भारत को टीबी मुक्त किया जाए। तो जो चाहे आज के अभियान की बात करें या इसके अलावा जो अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, आप लगातार हेल्थ की बीट कवर करते हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको कि जो टारगेट प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है उसको 2025 तक क्या वो पूरा हो पाएगा जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहे हैं? निश्चित तौर पे ये पूरा हो पाएगा क्योंकि देखिए दो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है। पहली बात तो सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही है, जो टीबी की डिटेक्शन मतलब जांच की प्रक्रिया है उसको काफ़ी आधुनिक किया गया है। जल्द से जल्द टीबी की मरीजों की पहचान हो रही है। साथ ही साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा इस दौरान कि अगर किसी एरिया में किसी के घर में टीबी के मरीज हों तो जल्द से जल्द अगर उनको टीबी के लक्षण दिख रहे हैं तो जो सामने आए और जल्द से जल्द टेस्ट होगा। साथ ही साथ हर महीने 500 रुपया खाने के लिए, पोषण के लिए केंद्र सरकार
देती है, डायरेक्ट डीबीटी के तहत उनके अकाउंट में पैसा जाता है। साथ ही साथ जो फ्री में इलाज भी सरकार मुहैया कराती है। और टीबी के जो इलाज पहले 9 महीने का होता था वो भी अब 6 महीने कर दिया गया है, क्योंकि जो नए रिसर्च में है, दवाओं की जो कॉम्बिनेशन है उसमें बदलाव किया गया है। और 6 महीने अगर हर दिन आप दवा लेते हैं डॉक्टर की निगरानी में तो आप 6 महीने के अंदर ठीक हो सकते हैं। साथ ही साथ पोषण युक्त भोजन भी देना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन युक्त खाना चाहिए जब टीबी के जो मरीज हैं उनको। और जब आप दवा खाते हैं टीबी के तो निश्चित तौर पे वो बहुत ही हाई एक तरह से डोज होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन युक्त खाना ज़रूरी होता है। इसीलिए इस अभियान को शुरू किया जा रहा है कि जो भी मरीज है, चाहे वो गरीब तबके के हों या फिर मजदूर तबके के हों, कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो तो उसको बेहतर पोषण मिल सके। और देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दान की हमारे यहाँ जानते हैं कि पद्धति रही है, गोद लेने की एक तरह से संस्कार और संस्कृति हमारे यहाँ रही है, तो बहुत से लोग आगे आएंगे, संस्थान भी आएंगे, जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद हो या विधायक हो वो भी आएंगे। और जितने भी संस्थान हैं वो भी गोद लेगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी इसमें जोड़ा जाएगा, उनको भी गोद लेने के लिए कहा जाएगा। तो अगर 9 लाख मरीज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं भारत के अगर लिहाज से देखा जाए तो, और ये आंकड़ा जल्द अचीव कर लिया जाएगा। और जब टारगेट तरीके से हम अटैक करेंगे तो संक्रमण के चेन को तोड़ा जाएगा और टीबी के मरीजों की संख्या घटेगी और 25 तक लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका नितेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। दिल्ली के आज़ाद मार्केट में एक इमारत गिर गई है, निर्माणाधीन ये इमारत है जिसके गिरने से वहाँ पर हादसा हुआ है। कुछ मज़दूरों के दबे होने की भी वहाँ पर आशंका है। दिल्ली के आज़ाद मार्केट की ये घटना है जहाँ पर निर्माणाधीन इमारत, ये दृश्य भी हमारे पास आ गए हैं, आप देख सकते हैं। दिल्ली का आज़ाद मार्केट जहाँ पर एक इमारत का वहाँ पर निर्माण हो रहा था और ये निर्माणाधीन इमारत वहाँ पर गिर गई है। जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है उसके अनुसार कुछ मज़दूर वहाँ पर दबे हुए हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या कुछ प्राथमिक जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये निर्माणाधीन इमारत थी और सुबह सुबह करीब ये हादसा हुआ है। और 8:30 बजे के करीब जो फायर डिपार्टमेंट है उसको इसकी इंफॉर्मेशन गई। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम भी एक वहां पर पहुंच गई है। इसके साथ साथ ही जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 4 से 5 जो मजदूर हैं वो उसमें फंसे हो सकते हैं। 2 मजदूर घायल थे, उनको निकाल लिया गया है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि कंजस्टेड एरिया है। और जो मार्केट है आजाद मार्केट, उसमें ये इमारत थी जो कोलैप्स हो गई, निर्माणाधीन इमारत। क्योंकि सुबह का टाइम था इसलिए बहुत ज्यादा जो लोग या मजदूर वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए थे, जो वो इस इमारत में रह रहे थे, वही मजदूर फंसे हुए हैं उसमें। और 2 मजदूर घायल हुए हैं, उनको निकालकर सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है और जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी भी फायर डिपार्टमेंट के लोग लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। नीरज, जो हमारे पास ये दृश्य आए हैं, ये लगता है ये दृश्य बिल्कुल थोड़ा पहले के हैं। उस वक्त वहाँ पर जो दृश्य हम देख रहे हैं उसमें कुछ फायर विभाग के वहाँ पर लोग मौजूद हैं और उसके अलावा स्थानीय लोग वहाँ पर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अभी आपके पास क्या जानकारी है, क्या राहत और बचाव दल वहाँ पर पहुँच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल राहत और बचाव दल वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस है वो लगातार वहाँ सपोर्ट कर रही है। स्थानीय जो नागरिक हैं वो हमारी जो एजेंसियां हैं जो लगी हुई हैं राहत और बचाव के कामों में, उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। फायर की टीम, जैसा कि मैंने बताया था कि 8:30 बजे के करीब फायर डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिल गई थी और फायर की टीम तुरंत घटनास्थल पर रवाना भी हो गई थी। और अब स्थानीय स्तर पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जो रेस्क्यू है वो जल्द से जल्द कर लिया जाए। हालांकि अभी 4 से 5 लोग जो दबे होने की आशंका अभी व्यक्त की जा रही है और जो बुलडोजर वगैरह है, दूसरे इक्विपमेंट है वो भी वहां पर मंगाए जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका नीरज इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई का अभियान लगातार जारी है। बीजेपी ने पहले अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, फिर बीजेपी के कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास तक पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए और फिर उन्होंने गिरफ्तारी भी दी।
बीजेपी पूरे दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता प्रगति मैदान के आसपास भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। राजेश राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, आज क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, जो दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर जो सियासत में भूचाल आया, वो भूचाल अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, उसके खिलाफ कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा बीजेपी की जो दिल्ली इकाई है उसकी ये कोशिश है कि तमाम जगहों पर जाकर वो दिल्ली में कोई ऐसा इलाका न छूटे जहां पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन ना हो। शायद यही वजह है कि लगातार विभिन्न इलाकों में जाकर जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूरी जो सांसद हैं, ये तमाम लोग विभिन्न इलाकों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही आम जनता से खुद को कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो नई आबकारी नीति लाई थी, उस आबकारी नीति को हटाकर फिर पुरानी नीति को बहाल कर दिया गया। लिहाजा बीजेपी इसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आज प्रगति मैदान का जो रेड लाइट है, वहाँ रेड लाइट के पास दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचेंगे। वहां पर धरना प्रदर्शन करने का काम जो है वो किया जाएगा और हमने देखा है कि तकरीबन 2-3 हफ्तों से लगातार मैं इस अभियान को कवर कर रहा हूं। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर का घेराव करने की कोशिश की गई। उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया हैं, उनके घर को भी प्रगति मैदान के पास जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ से उनके घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई और इस दौरान ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो उनकी जो नीतियां रही हैं, उन नीतियों के विरोध में दिल्ली की जो सरकार है, वो दिल्ली की सरकार उसे लगातार हम कह सकते हैं कि एक्सपोज कर रही है, एक्सपोज करने की कोशिशों में जुटी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि दिल्ली की आम जनता को ये बताने की कोशिश की जाए, उसे बताया जाए कि आखिर कैसे आबकारी नीति के सवाल पर या फिर अन्य जो मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी संलिप्तता के आधार पर दिल्ली सरकार कैसे कथित भ्रष्टाचार में फंसती जा रही है, उसको बीजेपी एक्सपोज करना चाहती है। आने वाले दिनों में एमसीडी के चुनाव होने हैं चंद्रशेखर, और 2000 हम कह सकते हैं कि 24 में दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव है वो भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी अपने को कहीं ना कहीं जनता से एसोसिएट करने की कोशिश कर रही है और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को वो एक्सपोज कर रही है। ठीक है राजेश, बीजेपी लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आप जो राजनीति है उसको काफ़ी करीब से आप देखते हैं। आम आदमी पार्टी जो कुछ दिनों पहले तक अपने आप को ईमानदार पार्टी बताती थी, ये जो शराब घोटाला आया उसके बाद बीजेपी की ओर से स्टिंग भी जारी किए गए, इस सब के बाद आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो कितनी डेंट हुई है? क्या कुछ आपको लगता है एक राजनीतिक एनालिस्ट के नज़रिए से अगर आप देखें तो? देखिए, बहुत मौजूद सवाल है चंद्रशेखर आपका कि कॉमन पीपल पर इसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है। यह कहीं ना कहीं देखने और समझने वाली बात हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि कई तरह की जो गतिविधियां हैं वो दिल्ली में बढ़ने वाली हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है कि आम जनता के नब्ज को टटोला जाए, आम जनता के नब्ज को पकड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन जनता पर इसका कितना इम्पैक्ट है, यह सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण बात होगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो अरविंद केजरीवाल जो जिस ईमानदारी, शुचिता और राजनीतिक ईमानदारी की बात कर सियासत में आए थे, अन्ना हज़ारे आंदोलन की उपज उनको माना जाता है। हालांकि अन्ना हज़ारे ने उनके पॉलिटिकल पार्टी बनाए जाने के बाद अपने को किनारा कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस ईमानदारी, शुचिता की बात कर वो सियासत में आए,
उसमें कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ तब दिखाई पड़ा जब सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, वो सबसे पहले जो है उनके भ्रष्टाचार की खबरें आई, उनके ऊपर कई तरह के जांच चले, फिर गिरफ्तारियां भी हुई और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब मनीष सिसोदिया भी जांच के घेरे में आए हैं और ईडी सीबीआई ने अपने कई तरह के जो जांच हैं वो चलाए हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरीके से दिल्ली के बाद भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश थी कि पंजाब में भी अच्छा परफॉर्म किया जाए, इन सब चीज़ों के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में भी अपनी धमाकेदार जो है वो उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं इस अभियान को धक्का तब लगा जब कहीं ना कहीं वहाँ पर भी भ्रष्टाचार की खबरें आने लगी। तो हम कह सकते हैं कि ईमानदारी शुचिता की बात कर अरविंद केजरीवाल सियासत में तो आए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम तरह की जो भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, राजेश, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जनता जो है वो किम करतब विमूढ़ नजर आ रही है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर चलते हैं। 10 दिनों के गणेश उत्सव का आज समापन होगा। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज गणपति विसर्जन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस उत्सव में लाखों श्रद्धालुओं ने गणेश पंडालों में पूजा अर्चना की और भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। मुंबई और पुणे में विशाल गणेश मंडलों में बड़ी संख्या में सामान्य जनों, गणमान्य व्यक्तियों और राजनेताओं ने गणेश जी से आशीर्वाद लिया। इस बीच राज्य में स्थानीय निकायों ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सभी प्रबंध किए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पर्यटन विभाग ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी में प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए वातानुकूलित मंडप बनाए हैं। श्यामा हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से, उनसे हम बातचीत करेंगे। श्यामा, जैसा कि हमने भी अभी बताया कि कुछ खास इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं और पूरे देश की अगर हम बात करें तो विभिन्न राज्यों में गणपति महोत्सव मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई है वहाँ विसर्जन होता है, लेकिन मुंबई की, महाराष्ट्र की एक अलग बात है गणपति महोत्सव को लेकर के, और इससे कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक वाक़या भी जुड़ा हुआ है। उसी कारण से ये कहीं ना कहीं शुरू भी किया गया था। क्या कुछ तैयारियां हैं वहाँ पर? जी देखिए चंद्रशेखर, सबसे पहले तो ये बात आपने जो बताया है कि आज़ादी के रिलेटेड होता है ये पूरा जितना बड़ा महोत्सव होता है और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इसीलिए इस बार कई बड़े पैमाने पे सारी जो सेलिब्रेशंस हैं वो हो रही हैं। कई सारे पंडालों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव या 75 साल आज़ादी के इसका थीम भी रखा था, लेकिन 10 दिनों तक ये चलने वाला गणेश उत्सव जो है वो आज संपन्न हो रहा है और इसके साथ ही विसर्जन जो है वो लगभग हम कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी जो मूर्तियां होती हैं उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। जो लालबाग का राजा या गणेश गली, परेल का राजा, मुंबई का राजा, ये सब जो बड़े गणपति होते हैं उन्हें लगभग दूसरा दिन हो जाता है आते आते। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो एरिया में है ये गिरगांव चौपाटी का इलाका है। अभी फिलहाल यहाँ पर विसर्जन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो छोटे छोटे घरगुती गणपति होते हैं वो लोग टैक्सी में कह लीजिए, अपने कार में कह लीजिए, वो गणपति को लेके आने के लिए यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। जब हम बात करते हैं कि विसर्जन बड़े पैमाने पे होता है तो तैयारियां भी काफ़ी चौक चौबंद होगी। इसकी वजह से पुलिस की अगर बात कर ले तो वो 3200 ऑफिसर्स पुलिस के लगे हुए हैं, 15,000 से ज़्यादा कांस्टेबल्स लगे हुए हैं कई सारे जगहों पर, कई सारे ऐसे स्पॉट्स के ऊपर में जहां पर मेन विसर्जन होता है। इसके अलावा आप स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की बात कर लीजिए, होम गार्ड्स की बात कर लीजिए, ट्रेनीज की बात कर लीजिए, ये सभी हज़ारों की संख्या में लगे हुए हैं सिक्योरिटी चेक करने के लिए, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि विसर्जन किस तरीके से होना चाहिए तो जोर यहाँ पर यह दिया जा रहा है कि जो नेचुरल पॉन्ड्स है या नेचुरल जो समुद्र है जहाँ पर बड़े पैमाने पर विसर्जन होता है उसे कम से कम हानि पहुँचे, इसीलिए अगर बीएमसी की बात करें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की हुई है। 73 उन्होंने जो नेचुरल पॉन्ड्स हैं उसमें बहुत सारी तैयारी करके रखी हुई हैं। इसके अलावा 162 उन्होंने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाई हुई हैं। कॉलोनी सोसाइटीज़ की बात कर लीजिए आप,
उन्होंने आसपास में ही बनाई हुई है, ताकि जो ये मंडल वाले, जो छोटे मंडल वाले होते हैं सार्वजनिक, वो वहीं अपने आसपास में विसर्जन कर सकें ताकि समुद्र को नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा रेती पर जब जाता है कोई भी गाड़ी तो वो उनके अटकने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए मोटे जो लोखंड के जो शीट्स होते हैं वो रखे गए हैं, लाइफ गार्ड्स रखे गए हुए हैं, वॉच टावर्स रखे गए हैं, फ्लड लाइट्स रखे गए हैं, ताकि रात का समय जब हो तो वो पूरी अच्छी तरीके से उसका व्यू आ सके, ताकि कहीं भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो समुद्र में। इसके अलावा हम IMD की तरफ से देख रहे हैं कि एक चेतावनी भी जारी की गई है आज और कल के लिए कि भारी बारिश हो सकती है महाराष्ट्र के कई सारे जगहों पर। तो इसको भी ध्यान में रखने के लिए BMC ने एक एडवाइजरी जारी की हुई है लोगों को कि आप जब जाएं समुद्र में तो हाई टाइड का एक तरीके से ध्यान रख के जाएं, साथ ही बच्चों को जितना हो सके उतना कॉशियस रखें, उन्हें ना लेके जाएं। तो पूरी तैयारियां यहाँ पर लगभग हो चुकी है। अब बस इंतज़ार ये है कि जो गणपति को लेके आते हैं और साथ ही एक तरीके से ये चैंट करते हैं कि अगले साल आप जल्दी आइएगा हमारे बीच में, वो अब लगभग पूरा हो चुका है। और जो समुद्र तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन लोगों का जो समुद्र है वो अब आना थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। चंद्रशेखर, शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ हम अपना ये खास कार्यक्रम आज का एजेंडा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।